दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद योगेश में। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं, भारत का भूगोल का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है भारत की जलवायु। इससे पहले मैंने आपको बताया भारत का जो नदी तंत्र था उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु के बारे में। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ जितना भी मुझसे हो पाएगा, क्योंकि अभी मैं साथ में हूँ योगेश के, तो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी हेल्प हो सके आप लोगों के लिए करूँ। देखिए, जो भारत की जलवायु है उससे जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो भारत की जलवायु की टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें जलवायु से संबंधित कुछ चीज़ों को समझना होगा कि जलवायु क्या होती है, किसे हम जलवायु कहते हैं, ये किस तरीके से काम करती है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ढंग से, उसके बाद ही आप भारत की जलवायु को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की जलवायु। देखिए, आज हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, क्या है। अब जलवायु को समझने से पहले थोड़ा सा आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। एक होता है मौसम और एक है जलवायु। जलवायु और मौसम दोनों में क्या अंतर है, किसे हम मौसम कहते हैं, किसे हम जलवायु कहते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बता रखा था कि मौसम और जलवायु क्या होती है। जो मौसम होता है ये किसी स्थान के, आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी स्थान के अल्प समय के वायुमंडलीय दशाओं का योग, वायुमंडलीय दशाओं का योग, वायुमंडलीय दशाओं का योग किसी स्थान का, जैसे अधिकतम जैसे लगभग 24 घंटे या 1-2 दिन, किसी स्थान की जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं अल्प समय की, उनका जो योग होता है, उन वायुमंडलीय दशाओं का योग, उसको हम जो है उस स्थान का मौसम कहते हैं। अब ये वायुमंडलीय दशाएं क्या होती हैं, इनके अंतर्गत हम किन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। इसमें आता है आपका तापमान, वायुदाब, वर्षा, इस तरीके की जो चीजें हैं, आर्द्रता, ये सारी की सारी चीजें जो है किसके अंतर्गत आती हैं, वायुमंडलीय दशाओं में। यानी कि किसी स्थान के अल्प समय के वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। दूसरा आता है आपका जलवायु। किसी स्थान की दीर्घकालीन मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं जो होती हैं, उन वायुमंडलीय दशाओं का जो योग होता है, उन वायुमंडलीय दशाओं के योग को जलवायु कहा जाता है। इसके अंतर्गत भी वही चीज़ें आएंगी कि कितने महीने वहाँ पर गर्मी रहती है, कितने महीने वहाँ पर जाड़ा रहता है, कितना वहाँ पर अधिकतम तापमान रहता है, कितना उस क्षेत्र में एक बड़े क्षेत्र का होगा, ये अल्प समय का है या एक छोटे स्थान का है, ये किसी दीर्घ स्थान के बड़े स्थान का, और वायुमंडलीय दशाएं जो साल भर की होती हैं उसका योग इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कौन सा सबसे गर्म महीना होता है, कौन सा सबसे छोटा ठंडा महीना होता है, इन सारी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो जलवायु और मौसम दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें आता है, देखिए, जलवायु। भारत की जलवायु को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। जब आप ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप आसानी से उसको समझ जाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज्योग्राफी समझने वाला विषय है। अगर आप समझ गए तो आपके सारे फैक्ट क्लियर, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको रटने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो आपको कभी भी समझ में नहीं आ सकती है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब आप देखिए, सबसे पहले जो जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें 2-3 चीज़ें पढ़नी हैं, आप इसको समझ लीजिए। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, किसी भी स्थान की जो जलवायु होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सीधे फैक्चुअल प्रश्न निकालूं। अब फैक्चुअल प्रश्न का डायरेक्ट आपको निकाल दूंगा, वो तो आप ल्यूसेंट से भी पढ़ लेंगे, किसी भी बुक से पढ़ लेंगे, बहुत सारे दिए हुए हैं। लेकिन आपके अगर फैक्ट क्लियर होंगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो डेफिनेट है कि आपको कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं आएगी, आप आसानी से समझ जाएंगे। नहीं तो रटी हुई चीज़ें क्या होती है, दिमाग से उतर जाती हैं। मैं रटने पर बहुत कम विश्वास करता हूँ, मैं चीज़ों को समझने पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, ताकि आप भी इस चीज़ों को समझें और दूसरों को समझा सकें। देखिए, जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनमें देखिए सबसे पहले आता है अक्षांशीय स्थिति। किसी स्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है,
अक्षांशीय स्थिति, ये सबसे पहले किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है। अब आप समझेंगे सर ये अक्षांशीय स्थिति क्या है। अक्षांश और देशांतर मैंने आपको पढ़ा रखा है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, अक्षांशीय स्थिति में आप देखिए ये हमारी पृथ्वी है गोलाकार। इस पृथ्वी को मैंने परसों बता रखा था कि बीचों बीच दो भागों में बांटा गया है। यह है 0 डिग्री अक्षांश जिसको बोला जाता है विषुवत रेखा। इस 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री यहां पर मैंने आपको बता रखा था कर्क रेखा। इससे ऊपर आती है 66.5 डिग्री की रेखा, और ऐसी नीचे यहां पर भी आती है 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, और इसी तरीके से 23.5 डिग्री से नीचे 66.5 डिग्री की जो रेखा होती है यहां पर, ये एक रेखा यहां पर भी है, और इससे नीचे लास्ट वाला पॉइंट ये 90 डिग्री ध्रुव है, ये 90 डिग्री ध्रुव है। देखिए होता क्या है, ये जो अक्षांशीय स्थिति है पृथ्वी की, इस पर सूर्य की किरणों का सीधा प्रभाव पड़ता है कि कौन से स्थान पर टेम्परेचर कैसा होगा, कितना होगा और किस तरीके का होगा। तो होता क्या है कि ये 0 डिग्री से जो 23.5 डिग्री उत्तर है यहां मान लीजिए, और 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री जो दक्षिण वाला भाग है, ये वाला भाग, इस भाग में वर्ष भर सूर्य जो है की किरणें अधिक गर्मी देती हैं। यानी कि अगर आप एग्जैक्ट कहें तो भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, एकदम सीधी पड़ती हैं। इस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। केवल 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी तिथियां हैं जिस दिन सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और इससे पूरे पृथ्वी पर दिन और रात ठीक 12-12 घंटे के होते हैं। इसके अलावा किसी भी दिन नहीं होते। इस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिण और उत्तर आप जाएंगे तो यहां सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है, लगभग, थोड़ी सी तिरछी होंगी लगभग। तो इस भाग में हमेशा जो है गर्मी ज्यादा होती है, हमेशा गर्मी ज्यादा होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें जहां पर जितनी सीधी पड़ेंगी वहां गर्मी ज्यादा होगी, जहां जितनी तिरछी होंगी वहां उतना ठंडा होता जाएगा। तो इस भाग को अत्यधिक गर्मी के कारण इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध, यानी कि उष्ण कटिबंध का मतलब गर्म। दूसरा, इस 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में यहां जब आप जाएंगे तो यहां पर क्या होता है, गर्मी भी होती है और ठंडा भी होता है। तो इसको बोलते हैं उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। इसको उपोष्ण भी आप बोल सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। कटिबंध का मतलब होता है कोई एक भाग, कोई एक क्षेत्र। इस 23.5 के बाद 66.5 डिग्री से ऊपर जब आएंगे, यहां 66.5 से नीचे जाएंगे तो यहां बहुत ज्यादा ठंडा होता है, अधिकांश स्थानों पर बर्फ जमी रहती है, तो इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। अब इसका क्या मतलब हुआ इस अक्षांशीय स्थिति का? इसका मतलब यह है कि जो भी देश इन वाले क्षेत्रों में पड़ेगा 23.5 डिग्री से 0 डिग्री से 23.5 उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों में, वहां गर्मी ज्यादा होगी, वहां की जलवायु गर्म होगी, उष्णकटिबंधीय होगी। उसके अलावा जो भी देश 23.5 से 66.5 के बीच पड़ेगा दोनों गोलार्धों में, वहां शीतोष्ण कटिबंधीय की जलवायु होगी, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होगा। इसके अलावा जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश हैं दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में, वहां पर बहुत ज्यादा क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, क्योंकि वहां अत्यधिक क्या होता है, ठंडा होता है। इसके अलावा देखिए आपने दो चीजें पढ़ी होंगी अक्षांशीय स्थिति के अलावा, इसको मैं मिटा दूं एक साइड से, आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सूर्य की दो स्थितियां होती हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण, दक्षिणायन और उत्तरायण। ये जो दक्षिणायन और उत्तरायण वाली स्थिति है, इसका क्या मतलब है? दक्षिणायन में जब सूर्य होता है तो उस समय क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पड़ती हैं। जब सूर्य दक्षिण होगा तो दक्षिणायन का मतलब क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। उस समय क्या होगा, इस दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में ठंडा होगा, जाड़ा होगा। और जब उत्तरायण की स्थिति होगी तो उस समय सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ेंगी और यहां पर जो है ज्यादा गर्मी होगी। तब यहां पर ज्यादा गर्मी होगी तो यहां नीचे क्या होगा, ठंडा होगा। पहली कंडीशन यह है सूर्य की, जो किसी भी स्थान की अक्षांशीय स्थिति है वो किस अक्षांश में, किस क्षेत्र में बसा हुआ है, इसका प्रभाव सबसे पहले पड़ता है। दूसरा, किसी स्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारक है वह है ऊंचाई। ये जो ऊंचाई है
ये भी किसी स्थान के टेम्परेचर को प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा किसी स्थान के टेम्परेचर को प्रभावित करती है। ऊंचाई बढ़ाने से पहले थोड़ा और समझ लीजिए अक्षांशीय स्थिति को। ये जो अक्षांश हैं, माना ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 0 डिग्री, 66.5 डिग्री, और ये भी जो है आपका यहाँ 66.5 डिग्री, और ये 90 डिग्री। होता क्या है, ये माना सूर्य है। अब ये क्या होगा, जो भाग सूर्य के जितने नजदीक होगा सीधी उसकी किरणें पड़ती जाएंगी, और जैसे जैसे सूर्य तिरछा होता जाएगा, ऊपर ऊपर बढ़ते जाएगा, वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तो आप देखिए, अगर आपने घर पे आग जला रखी है, आग के सामने आप बैठे हुए हैं, जो आदमी आग के एकदम सीधे बैठा होगा उसको ज्यादा गर्मी महसूस होगी। जैसे जैसे आप आग से दूर होते जाएंगे, तिरछे होते जाएंगे, और आपकी गैपिंग बढ़ती जाएगी, वहां वहां तक आपकी ठंड शुरू हो जाएगी, गर्मी का प्रभाव कम होने लगेगा। सेम प्रभाव इसका पड़ता है। सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध की ओर होता है तो इस 23 डिग्री में, यानी कि कर्क रेखा पर यह चमकता है 21 जून को लंबवत, सीधा चमकता है 21 जून को, संक्रांति जिसको कहते हैं, कर्क संक्रांति। इस कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून। हम जहां रहते हैं, हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो 22 दिसंबर को इस मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है, यानी कि मकर संक्रांति। यहां पर जो होगा आपका, जो 22 दिसंबर है, यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहां पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा, तो उस दिन यहां पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। ठीक हो गया, यहां तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए आप ऊंचाई। किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है ऊंचाई। जो स्थान समुद्र तल से, समुद्र तल का मतलब हो गया वाटर लेवल। अब अगर मानचित्र को आप खड़ा करेंगे, ऐसे तो आप कहेंगे कि साहब मानचित्र पता नहीं कितना गहरा है। मानचित्र को आप लिटा दो, तिरछा कर दो, लिटा दो। लिटाने के बाद आप देखिए कि पानी का लेवल सब जगह बराबर है। उस पानी के लेवल से जो स्थान जितनी ज्यादा हाइट पर होगा, वहां पर तापमान उतना ही कम होगा, तापमान कम होगा। यानी कि जो स्थान समुद्र तल से जितना ऊंचा होगा, वहां तापमान कम होगा, और समुद्र तल से जो स्थान जितना ऊंचाई जिसकी कम होगी, वहां पर गर्मी उतनी ज्यादा होगी। होता क्या है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता जाता है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, और इसकी जो दर होती है, तापमान घटने की दर पूछी जाती है कई बार। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। यानी कि आप कहीं पर खड़े हैं, वहां से ठीक ऊपर की ओर 165 डिग्री, आप 165 मीटर ऊपर गए, तो वहां जैसे नीचे धरातल पर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो उससे ऊपर 165 में 1 डिग्री कम हो जाएगा, 29 आ जाएगा। और ऊपर जाएंगे फिर 1 डिग्री कम हो जाएगा, 28 आ जाएगा। और 165 ऊपर जाएंगे, 28 आ जाएगा। तो ज्यों हम धरातल से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, हमारा तापमान कम होता है। अब आप कहेंगे कि सर जितना हम ऊपर जाते हैं, वो भाग तो सूर्य के उतना नजदीक है, वहां पर तापमान उतना ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये तो आप कह रहे हैं कि तापमान कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान है, वो बढ़ क्यों नहीं रहा है, घट क्यों रहा है? तो इसका कारण क्या होता है कि जैसे जैसे हम वायुमंडलीय ऊपरी परतों में जाते हैं, तो तापमान इसलिए घटता है कि वायुमंडल की जो निचली परतें होती हैं, इन निचली परतों में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, तमाम प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। और इसके अलावा छोटे छोटे धूल के कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे धूल कण। ये जो धूल कण और विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल की निचली परतों में होती है, धरती के करीब होती हैं। आप कभी कभी सुबह सुबह उठने के बाद आप जब अपने घर को खोलते हो, तो रोशनदान से हल्की सी जब धूप की किरणें आती हैं, तो आपको छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देंगे। आपने कई बार गौर किया होगा। तो वही जो धूल के कण होते हैं, वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की ये आपका ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसों की जो लेयर हमारे वायुमंडल में बन रही है, आपने जो है ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा होगा, तो वो क्या करती है, ऊपर जाने वाली जो विभिन्न प्रकार के CFC गैसें या कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको ऊपर नहीं जाने देती हैं, ऊपरी परतों में, निचली परतों में रोक देती हैं। तो नीचे की जो परतें हैं, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे, तो ये कण आपको वहां नहीं मिलेंगे, और हाइट पर बढ़ते बढ़ते जो है टेम्परेचर कम होता जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, वो किसी और दिन किसी टॉपिक में आपको समझाए जाएंगे।
तीसरी जो कंडीशन है ऊंचाई के साथ साथ, तीसरी जो कंडीशन है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहां पर ये आपका है जो प्रमुख कारक है वो है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, समुद्र से कौन स्थान कितना दूर है, इसका प्रभाव भी किस पर पड़ता है, किसी स्थान की जलवायु पर पड़ता है। होता क्या है, माना ये हमारा लैंड एरिया है, इस लैंड एरिया के आसपास यहां पर क्या है, समुद्र है। समुद्र होगा तो क्या होगा, अगर ये किनारे वाले जो भाग हैं, इन किनारे वाले भागों में अगर गर्मी पड़ेगी तो ये समुद्र से जो हवाएं आएंगी, ठंडी हवाएं, ये यहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देंगी, गर्म से ठंडा कर देंगी। लेकिन अगर आसपास जल नहीं है, जैसे उत्तर भारत का पोर्शन आप ले लीजिए, तो वहां पर समुद्री हवाएं नहीं है, तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। आपने गौर किया होगा, गर्मियों के दिनों में उत्तर भारत में ज्यादा गर्मी होती है अपेक्षाकृत दक्षिण भारत के, क्योंकि दक्षिण भारत में लगभग मौसम एक जैसा रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो है आपका वायुदाब। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो वायुदाब होता है ये क्या होता है, एयर प्रेशर इसको बोलते हैं। माना दो स्थान है, एक स्थान यहां पर है और एक स्थान यहां पर है। इन दोनों स्थानों का तापमान अलग अलग है। सपोज दैट यहाँ का तापमान 22 डिग्री है और यहाँ का तापमान 26 डिग्री है। तो तापमान और वायुदाब इन दोनों में हमेशा उल्टा संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, उल्टा। यानी कि तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा, और वायुदाब तापमान कम होगा तो वायुदाब ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए आपने विज्ञान पढ़ी होगी, कोई भी चीज जब गर्म होती है तो वो क्या होती है, फैल जाती है, और कोई भी चीज जब ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। यानी कि जब किसी स्थान पर टेम्परेचर ज्यादा आता है तो वहां की वायु धीरे धीरे गर्म हो जाती है, और जब गर्म होगी तो वहां से वो ऊपर उठ जाएगी, फैल जाएगी। फैलेगी तो उस स्थान पर क्या होगा, वायु का दबाव कम हो जाएगा। इसके अपेक्षाकृत अगर हम उल्टा देखें तो होता क्या है, किसी स्थान पर जब ठंडा होता है तो वहां पर वायु सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ जाती है तो वहां पर क्या होता है, वायु का प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है। और एक नियम है कि जो हवा होती है, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चला करती है। जो हवाएं होती हैं वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। माना यहाँ पर 22 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ 26 डिग्री टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पर वायुदाब हो जाएगा निम्न, और ये 22 डिग्री है तो यहाँ पर तापमान हो जाएगा उच्च। तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ऐसे करके चला करेंगी। ये एक प्रमुख तथ्य है। अब ये हवाएं चलती क्यों है, आपने इतनी बार देखा हवाएं चल रही हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि हवा क्यों चलती है, हवा चलने का कारण क्या है, हवा क्या होती है, क्यों चलती है। हवा इसी वायुदाब में अंतर के कारण चलती है। अगर पृथ्वी पर वायुदाब में अंतर नहीं होता तो कहीं पर भी हवाएं नहीं चलती। और इस वायुदाब में अंतर का कारण क्या है, तापमान में अंतर। अगर सभी जगह एक समान तापमान होता तो वायुदाब में अंतर ही नहीं होता, सभी जगह एक समान वायुदाब हो जाता। जब सभी जगह एक समान वायुदाब हो जाता तो टेम्परेचर भी सब जगह एक समान होता, तो वायुदाब ही नहीं चलेगी। अब इस तापमान में क्यों अंतर आया, क्योंकि जो सूर्य की पृथ्वी है, ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये सेम ऐसा ना होकर ऐसे करके झुका हुआ है, अपनी किली पर ये झुकी हुई है इस तरीके से। यहाँ पर 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री का झुकाव होने के कारण ये नॉर्थ पोल यहाँ चले जाता है और ये साउथ पोल यहाँ आ जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर सूर्य है, कोई भाग सूर्य के इतने नजदीक है और कोई भाग सूर्य से इतनी दूरी पर है। अब बताइए सभी जगह एक समान तापमान कैसे होगा, ये भाग इतना नजदीक है तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहां दूर है तो ये टेम्परेचर कम है। अगर पृथ्वी सीधी होती, गोल यूं होती सीधे नॉर्थ पोल, तो जो है इस तरीके से हर जगह बराबर टेम्परेचर पड़ता, तो वायुदाब में कहीं भी अंतर नहीं आता। पृथ्वी के अक्षांशी झुकाव के कारण ही इस वायुदाब में क्या आता है, अंतर आता है, तापमान में अंतर आता है, और तापमान में अंतर के कारण वायुदाब में अंतर आता है, और वायुदाब में अंतर के कारण ही धरातल पर क्या होती है, हवाएं चला करती हैं। ये कुछ प्रमुख फैक्ट थे। इसके अलावा एक फैक्ट और है, फेरल का नियम। अभी आपका लगेगा फेरल का नियम। ये जो फेरल का नियम है ये क्या है, हवाओं के संबंध में फेरल ने एक नियम दिया, इसको कोरियोलिस बल भी कहते हैं। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। ये क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी जो अपनी जगह पर घूम रही है उस घूर्णन के कारण एक फोर्स पैदा होता है जिसको कोरियोलिस बल कहते हैं। इस कोरियोलिस बल में फेरल नामक एक विद्वान ने अपना नियम दिया था कि धरातल पर, आप लिख लीजिए, स्वतंत्र रूप से चलने वाली हवाएं, धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर
और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये आपका जो है फेरल का नियम है। फेरल ने एक नियम दिया कि धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये जो फेरल का नियम है, इसमें क्या है, जो फेरल का नियम है, इसने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। होता क्या है, देखिए सपोज दैट ये आपका पृथ्वी है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। मैंने आपसे बोला है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चला करती हैं। माना यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और यहाँ पर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो आप बताइए कि ये उच्च तापमान है, ये निम्न तापमान है, तो यहाँ पर उल्टा संबंध होता है। यहाँ वायुदाब क्या हो जाएगा, न्यून, और यहाँ तापमान क्या हो जाएगा, वायुदाब उच्च। तो हवा कहाँ से चलेगी, यहाँ से यहाँ को चलेगी, बिल्कुल। अब ये हवाएं सीधी चलनी चाहिए थी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर तो ये हवाएं सीधे आएंगी, लेकिन जैसे ही इस गोलार्ध को पार करेगी, यहाँ से जैसे इसको पार करेगी, इस गोलार्ध में पहुंचेगी, तो ये अब आप देखिए ऐसे खड़े हो जाइए नॉर्थ में, आपका दायां हाथ कहाँ है, इधर को, इसकी दिशा यूं हो जाएगी, ऐसे ऐसे। और सपोज दैट वही हवा ऊपर से अगर नीचे आ रही है, ऐसे आ रही है, और जब ये यहाँ पहुंचेगी तो ये अपने बाईं ओर, यानी कि जब हम इधर को आ रहे हैं तो मेरा बायां हाथ ये है, ये हवाई की दिशा सीधे यूं ना होकर के ऐसी हो जाएगी इस साइड को। ये मैंने इसलिए आपको समझाया क्योंकि आने वाला जो टॉपिक है भारत की जलवायु, उसमें जो मानसून वाला पोर्शन आएगा उसमें यही चीज़ काम करेगी, आपका फेरल का नियम। यहाँ तक आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इसके अलावा महासागरीय धाराएं होती हैं, समुद्र में भी कुछ धाराएं चला करती हैं, जैसे आपने सुना होगा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, क्यूरोसिवो की जलधारा और तमाम प्रकार की जलधाराएं जो चला करती हैं, वो सब जो है वायुमंडल किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं, उसके नज़दीकी क्षेत्र को। अब हम पढ़ेंगे इसमें भारत की जलवायु के बारे में, मेन टॉपिक पर अब हम आ गए। अब देखिए भारत की जलवायु, देखिए भारत की जो जलवायु है उस जलवायु को कहा जाता है, उसका जो नाम है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपने सुना होगा। इसको उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं, क्या इसका कारण है? ये आपकी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री देशांतर है, इस 0 डिग्री से ये 23.5 डिग्री आ गया और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में आ गया। यहाँ मैंने आपको बता रखा है कि 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण, ये कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। और इससे पहले मैंने भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको बता रखा था 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि 8 डिग्री से ये 23 डिग्री है, तो 8 डिग्री से लेकर 23 डिग्री वाला ये पोर्शन इस भारत का यहाँ पर पड़ता है। और ये कौन सा कटिबंध है, उष्ण, अधिकांश भाग। और ये जो कर्क रेखा है भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, मैंने पहले भी आपको बता रखा था। इसके ऊपर वाला जो भाग भारत का पड़ेगा ये पड़ता है शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण यानी कि 66.5 डिग्री यहाँ आ गया, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध में। इस उष्ण कटिबंध में अधिकांश भाग इसका आने के कारण भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। दूसरा मानसूनी, इसको मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं? मानसून क्या होता है? मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है। मानसून होता क्या है, पहले तो इस मानसून को समझिए। मानसून क्या होता है? ऐसी हवाएं जो ऋतु परिवर्तन के साथ, यानी कि आपकी ऋतु बदलती है, ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल देती हैं, अपनी दिशा बदल देती हैं। उन हवाओं को मानसूनी जलवायु, मानसूनी हवाएं कहा जाता है। यानी कि ऐसी हवाएं जो ऋतु परिवर्तन के अनुसार, ऋतु में जैसे परिवर्तन आया तो वो अपनी दिशाओं को बदल देती हैं, उन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहा जाता है। भारत में चलने वाली भी जो हवाएं हैं वो 6 महीने जो है स्थल से समुद्र की ओर और 6 महीने समुद्र से स्थल भाग की ओर चला करती हैं। इसीलिए भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं भारत के बारे में, भारत की जलवायु के बारे में। ये आपका भारत का पहले हम मानचित्र ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ये आपका भारत का मानचित्र बन रहा है, आप भी प्रयास कीजिएगा बनाने का।
इस तरीके से हमारा भारत का मानचित्र इस तरीके से बनेगा। थोड़ा सा मैं इसका स्पेस जो है कम ले लेता हूं ताकि नीचे भी आपको दिखाई दे। इस तरीके से आपका भारत का मानचित्र बनेगा। सपोज है ये भारत का मानचित्र है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जगह कम लिया क्योंकि आपको नीचे दिखाई दे। अब इसके इस साइड क्या है, अरब सागर है, अरेबियन सी है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। आपने हमेशा सुना होगा भारत में जो वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन वर्षा, ये जो ग्रीष्मकालीन वर्षा है ये होती है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून, कभी भी आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा किससे होती है, वो होती है आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये आपका मैंने बता रखा था उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। यानी कि यहाँ क्या है, भूमध्य रेखा है, नीचे 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है। इससे ऊपर ये कर्क रेखा भारत के लगभग आपके 20 से गुजरती है। इस तरीके से, यहाँ इतना ऊपर नहीं है लेकिन लगभग ऐसे 20 से जो है भारत के ये गुजरती है कर्क रेखा। अब आप देखिए होता क्या है, जब सूर्य की उत्तरायण स्थिति होती है, उत्तरायण मतलब गर्मी का जब मौसम होता है, सूर्य की उत्तरायण स्थिति में क्या होता है, भारत उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यानी कि मार्च के बाद 21 मार्च को सूर्य इसको क्रॉस कर लेता है, भूमध्य रेखा को। सूर्य की जो स्थिति होती है भूमध्य रेखा से ऊपर हो जाती है पृथ्वी के घूमने के कारण, और सूर्य धीरे धीरे सूर्य की किरणें ऊपर की ओर लंबवत चमकने लगती हैं। ऐसे कंडीशन पर क्या होता है, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ उत्तर भारत में इधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है जून के महीने में, लगभग जून के महीने में। तो जून के महीने में यहाँ पर भारत के अंदर राजस्थान में श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर, इस श्री गंगानगर में सबसे ज़्यादा तापमान होता है भारत में। लेकिन अगर वैसे कहें आप उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो सबसे ज़्यादा तापमान जो है यहाँ पर जैकोबाबाद पाकिस्तान में एक स्थान है, यहाँ पर हो जाता है। हम लेकिन भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होता है जून के महीने में। तापमान सबसे ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो वायुदाब होता है वो निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। यानी कि यहाँ पर न्यून वायुदाब होता है, सबसे कम वायुदाब होता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि इसी समय ठीक जब सूर्य की किरणें ऊपर पड़ती हैं तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध है नीचे, यहाँ सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, हिंद महासागर से नीचे। यहाँ आपका हिंद महासागर है इस दक्षिणी गोलार्ध में। सूर्य की किरणें नीचे पड़ने से यहाँ क्या हो जाएगा, निम्न तापमान हो जाएगा, तापमान नीचे होगा। और जब तापमान नीचे होगा तो इस वाले पोर्शन में क्या बन जाएगा, उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाएगा। यहाँ कौन सा वायुदाब बनेगा, उच्च वायुदाब। और हवा कहाँ से कहाँ को चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से ऊपर की ओर हवाएं चलने लगती हैं ऐसे करके। जैसे ये हवाएं आपका ऊपर की ओर आती हैं, उत्तरी गोलार्ध में आकर यहाँ टकराती हैं कन्याकुमारी के तट से। इस कन्याकुमारी के तट से टकराने के कारण इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं, एक इधर एक इधर। इधर को जो गई वो गई आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी, और इधर जो आई वो आई अरब सागर की शाखा। अब इसको हमने, आप देख रहे हैं कि दक्षिण से आ रहा है, उत्तर की ओर आ रहा है। इसको तो दक्षिण उत्तर मानसून कहना चाहिए था, लेकिन हम इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। होता क्या है, जैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो इनकी दिशा क्या होता है, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये इन हवाओं की दिशा हो जाती है, इस तरीके से इन हवाओं की दिशा हो जाती है। जब ये इधर की ओर बंगाल की खाड़ी की शाखा ऐसे जाती है और ये शाखा इधर जाती है। यहाँ आपका पश्चिमी घाट है, मैंने आपको पढ़ा रखा था, और इधर आपका पूर्वी घाट है। जो ये दिशा बदलने के कारण आप देखेंगे, अगर ये आपका उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, नहीं ये आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। इस तरीके से जब यहाँ से आएंगे तो दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। हवा कहाँ से आ रही है, दक्षिण पश्चिम से। जहाँ से हवा आ रही होती है वो बोला जाता है कि कहाँ से आ रही है, दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं, उत्तर पूरब की ओर जा रही हैं। तो ये शाखा जो है ऐसे करके मुड़ जाती है और आगे जाकर क्या होती है, जैसे बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये आगे जाती है और यहाँ से, यहाँ पर्वत होने के कारण ये चेरापूंजी वाला जो भारत है, पूर्वी भारत है, इस वाले पोर्शन में क्या करती है, वर्षा करती है। और यहाँ से उसके बाद ऐसे करके मुड़ के पर्वतों से टकराकर यहाँ गंगा के मैदान तक उत्तर भारत में आ जाती है, जहाँ पर ये क्या करती है, वर्षा करती है ग्रीष्म ऋतु में। 1 जून के आसपास आपको मालूम है कि जो मानसून है वो कहाँ पहुँच जाता है, भारत में प्रवेश करता है यहाँ से।
कहाँ से? कन्याकुमारी के तट से। यहाँ से इसकी 2 शाखाएं होगी और बंगाल की खाड़ी से ये जो है प्रवेश करके इधर पूर्वोत्तर भारत में पहले वर्षा करती है। पूर्वोत्तर भारत में जो चेरापूंजी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मासिम राम गांव यहाँ पर जो है, यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। ऐसा क्यों है? क्यों यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है? क्योंकि ये जो एरिया है ये 3 ओर से गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 3 ओर से गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं और एक साइड से खुला है। तो एक साइड से खुला होने के कारण मानसून लगातार आता रहता है और उन पहाड़ियों से टकराकर क्या होता है? ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद हवा जैसे जैसे ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी। ठंडी होने के कारण उसमें संघनन होगा। संघनन होने से बादल बनेंगे और बादल होकर जल को क्या कर देगी? गिरा देगी। तो सर्वाधिक वर्षा जो है इस वाले क्षेत्र में होती है। ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये शाखा यहाँ से जो है बारिश करती है आपकी चेरापूंजी वाले क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे देखें, बंगाल की खाड़ी वाला जो पोर्शन है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पर्वत हैं। इन पर्वतों के कारण क्या होता है? इधर वाली गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों के कारण ये शाखा यहाँ से टकराकर इधर की ओर मुड़ जाती है। कहाँ की ओर? आपके उत्तर भारत की ओर मुड़ जाती है, पश्चिम की ओर। और इससे इन क्षेत्रों में क्या करती है? वर्षा करती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र होने से क्या होता है? जब वर्षा के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये वर्षा क्या होती है? जैसे कोई पर्वत है, यहाँ से नम हवाएं आई, इस पर्वत से टकराई, टकराने के बाद ऊपर उठेंगी। जैसे जैसे ऊपर उठेंगी ठंडी होती जाएंगी। ठंडी होंगी तो इनमें जल धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और अपने पानी को संघनन के फलस्वरूप बादल बनाकर नीचे गिरा देती हैं, जिससे कि इस क्षेत्र में क्या होती है? वर्षा होती है इस बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो इसमें जो है लगभग आपका यहाँ झारखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इधर बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इस वाले क्षेत्र में जो है वर्षा होती है। पश्चिम बंगाल हो गया और इधर जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश होती है इस शाखा से। दूसरी शाखा जो इसके अरेबियन वाली शाखा है, ये यहाँ से प्रवेश करती है, इस पश्चिमी घाट को पार करके यहाँ से आगे बढ़ती है और आगे जाकर ये गंगा के मैदान में इससे मिल जाती है। और इससे यहाँ गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन वाले पोर्शन में क्या होती है? वर्षा होती है। नीचे केरल वेरल जो आपका एरिया है, यहाँ ये वर्षा करती है आपकी जो अरब सागर वाली शाखा है। तो मेन ये आप समझ गए होंगे, उत्तर पश्चिम और जो दक्षिण पश्चिम आपका मानसून है, इसकी 2 शाखाएं हैं और किस तरीके से वर्षा करती हैं। ये वर्षा होती है आपकी वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु। और ये जो वर्षा ऋतु है, इसका समय आपके हमारे यहाँ जून से लेकर लगभग मध्य सितंबर तक, जून से लेकर मध्य सितंबर तक का जो समय है वो वर्षा ऋतु का है उत्तर भारत में। इस समय यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। अब देखिए इससे आगे को, इसके आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। फिर हम थोड़ा सा भारत के मानचित्र को बनाने का प्रयास करेंगे इस तरीके से। ये आपका भारत का मानचित्र इस तरीके से बनेगा। अब इसमें जो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में होती है? किन किन क्षेत्रों में होती है? तो जो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं भारत के अंतर्गत, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? उसके अंतर्गत आपका आता है एक तो पश्चिमी घाट, यहाँ ये हो गया पश्चिमी घाट, अत्यधिक वर्षा। और दूसरा आपका आ गया पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, ये अरब सागर की शाखा से बारिश होती है और यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे बारिश होती है। इसके बाद आता है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। ये नोट करते जाइए, भारत में मध्यम वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ पर मध्यम वर्षा होती है भारत में इस दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो इसमें आपका गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ आपका उड़ीसा हो गया, ये गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा और इसके अलावा झारखंड हो गया आपका यहीं पर, और यहाँ बिहार हो गया। ये यहाँ पर आपके मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। इनकी मध्यम वर्षा गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा और बिहार, ये आपके मध्यम वर्षा वाले राज्य हैं। इसके अलावा न्यून वर्षा वाले, कम वर्षा कहाँ पर होती है? न्यून वर्षा इस दक्षिण पश्चिम मानसून से या अन्य कारणों से जो न्यून वर्षा होती है उसका क्षेत्र कौन कौन सा है? इसमें आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो गया आपका, हरियाणा हो गया और यहाँ कश्मीर हो गया,
ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर जो है न्यून वर्षा होती है, क्योंकि ये कर्क रेखा से ऊपर ऊपर को जो है यहाँ आधा जो पानी होता है, बारिश ज़्यादा नीचे को इस क्षेत्र में हो जाती है, यहाँ तक जो है कम वर्षा हो पाती है, इसलिए ये न्यून वर्षा के क्षेत्र हैं भारत में। तो ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून था, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु भारत में जो ग्रीष्म ऋतु का समय है, उसका समय है मार्च से लेकर लगभग मई तक। मार्च से मई तक का जो समय है वो ग्रीष्म ऋतु का समय है। इस ग्रीष्म ऋतु में भारत में क्या क्या होता है, देखिए ग्रीष्म ऋतु के समय भारत में क्या होता है कि ये जो भारत का मानचित्र मैं बना रहा हूँ, इसके हिसाब से आप देखेंगे ग्रीष्म ऋतु वाले समय में, इस ग्रीष्म ऋतु वाले पोर्शन में क्या होता है, भारत में, उत्तर भारत में मैंने आपके कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि 21 मार्च के बाद जो है सूर्य कहाँ पहुँच जाता है, आपका जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मार्च से मई का जो महीना है, इसमें ग्रीष्म ऋतु में जो है उत्तर भारत में क्या होती है, लू चलती है। लू, गर्म हवाएं, कुछ स्थानीय हवाएं चलती हैं, जिनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, लू। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी भारत में, राजस्थान वाला एरिया, उत्तर पश्चिमी जो भारत है, यहाँ पर लू चलती है। लू क्या होती है, स्थानीय हवा है, ये लोकल हवा है जो उस क्षेत्र में पैदा होती है और धूल आंधियों के साथ चला करती है, इसको लू कहते हैं। ये कहाँ पर है, उत्तर भारत में चलती है। ठीक इसी समय क्या होता है, कभी कभी जो है ये ग्रीष्म ऋतु में ही आपका पश्चिम में, जो पश्चिम आपका इधर वाला पोर्शन है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, या पूर्वोत्तर राज्य हैं, यानी कि यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, या ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, इन राज्यों में भी स्थानीय कारणों से क्या होती हैं, धूल भरी आंधियां वर्षा के साथ, उसमें हल्की हल्की वर्षा भी होती है, ये चला करती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में इसको जो है, जो धूल भरी आंधियां चलती हैं आपका पूर्वोत्तर राज्यों में और यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में इसको आपका काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और ये पूर्वोत्तर राज्य हैं जो यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलती हैं, इनको कहा जाता है नार्वेस्टर। इसको जो है नार्वेस्टर भी कहा जाता है इस क्षेत्र में। और ठीक इसी समय अगर आप देखेंगे इधर वाले पोर्शन में, यानी कि केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में, केरल आपका ये आ गया, केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे इसी तरीके की वर्षा होती है जो आम की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। ये बौछारों के रूप में होती है, इससे जो है क्या होता है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आम की फसल जो है लाभान्वित होती है, जिससे जो है आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो ये ग्रीष्म ऋतु का जो मेन चीज आपके हैं वो इसके अंतर्गत आ गई। इसमें ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर होती है, मैंने आपको बता रखा है, ये है आपका श्री गंगानगर, भारत में श्री गंगानगर, यहां पर सर्वाधिक टेम्परेचर रहता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ग्रीष्म ऋतु के बाद आपका आती है शीत ऋतु का टाइम। जो शीत ऋतु है, उस शीत ऋतु में क्या होता है, देखिए शीत ऋतु, इस शीत ऋतु में क्या होता है कि जो ये शीत ऋतु है, इस समय आप थोड़ा सा इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से हम इसको मानचित्र को बनाएंगे, तो इस शीत ऋतु में जो शीत ऋतु वाला पोर्शन है, इस आपका आता है शीत ऋतु। इस शीत ऋतु में क्या होता है, देखिए जैसे हम ये भारत का आपका मानचित्र है, ये हम बना रहे हैं भारत के मानचित्र को। ये देखिए, आपने एक नाम सुना होगा जिसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। यहां पर मैं लिख देता हूं, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस। यहां क्या है, आपका भारत के उत्तर पश्चिम वाले इस वाले एरिया में भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर, ये वाला जो क्षेत्र है कैस्पियन सागर, यहां से क्या होता है, यहां पर क्या होता है, जब शीत ऋतु होती है हमारे यहाँ, मैंने आपको बता रखा था जब हमारे यहाँ शीत ऋतु होगी तो उस समय क्या होगा, दक्षिण भारत में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। और दक्षिण जो गोलार्ध है वहाँ पर उच्च वायुदाब होगा, नहीं तापमान ज़्यादा होगा, और तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कौन सा वायुदाब बन जाएगा, नीचे निम्न वायुदाब बनेगा। तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध होता है।
ठीक इसी समय इधर उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण यहाँ उच्च वायुदाब होता है, तो हवाएं इस उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। लेकिन हमारे इस वाले पोर्शन में क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है, तो यहाँ से क्या होता है कि बिल्कुल शीत लहर की तरह ठंडी हवाएं आती हैं, जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये जो ठंडी हवाएं होती हैं जब वहाँ से आती हैं तो हिमालय पर्वत से टकराती हैं। हिमालय पर्वत से टकराने के कारण क्या होती है, ये ऊंचाई पर उठती हैं और हिमालय के पीछे वाले पोर्शन में, यानी कि जो इसका बैक साइड है, जो भारत की तरफ नहीं पड़ता है, उधर क्या कर देती है, बारिश कर देती हैं। और जो बची कुची थोड़ी सी उसमें नमी होती है, जितनी हवाएं उसको पार करके भारत में प्रवेश करती हैं, तो शीत ऋतु में इस वाले पोर्शन में उत्तर भारत में इधर जो है वो थोड़ा बहुत क्या करते हैं, नीचे को वर्षा करती हैं, हल्की फुल्की वर्षा। ये कब होती है ये वर्षा, नवंबर दिसंबर और जनवरी में। कभी कभी आपने देखा होगा जाड़ों के टाइम पर शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो इसी कारण से होती है, जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है कि शीत ऋतु में फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर से कुछ हवाएं चला करती हैं, जो हिमालय पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश करती हैं और हल्की फुल्की बारिश करती हैं, जिससे जो है रबी की फसल के लिए काफ़ी क्या होती हैं, फायदेमंद होती हैं, उपयोगी होती हैं। अगर यहाँ पर हिमालय पर्वत नहीं होता, सपोज दैट इस पोर्शन में हिमालय पर्वत नहीं होता, तो जो उत्तर भारत हमारा है वो पूरा का पूरा जाड़ों के समय में, जाड़ों की शीत ऋतु में जो है पूरा का पूरा बर्फ से ढक जाता। तो ये था आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। अब एक चीज और आती है, मानसून का लौटना। लास्ट पोर्शन इसमें है मानसून का लौटना। ये मानसून का लौटना क्या होता है, मानसून का लौटना होता क्या है कि मध्य सितंबर के बाद, सितंबर आपको मालूम है मध्य सितंबर के बाद हमारे यहाँ जो है वर्षा ऋतु लगभग समाप्त हो जाती है, बारिश होना बंद हो जाता है। होता क्या है, जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो इसके बाद धीरे धीरे सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होता है। अब देखो, जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां तापमान ज्यादा होगा, और वहां तापमान ज्यादा होगा तो वहां पर वायुदाब कौन सा होगा, न्यून होगा, वहां तक बारिश ज्यादा होगी। लेकिन धीरे 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 जब ये नीचे की ओर खिसकने लगता है, धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकेगा, तो धीरे 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 ऐसे करके अब वायुदाब, अब सूर्य यहाँ पहुंचेगा, फिर 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 यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पर जो है नवंबर में लगभग ये यहाँ पहुंच जाता है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जब ये पहुंचता है तो यहाँ पर कौन सा वायुदाब हो जाता है, यहाँ पर जो वायुदाब होता है वो होता है आपका न्यून वायुदाब, यानी कि निम्न वायुदाब। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो नीचे से आने वाली हवाएं होती हैं वो धीरे धीरे इस वायुदाब के केंद्र के साथ साथ नीचे की ओर खिसकती हैं। पहले यहाँ तक पहुँच रही थी, यहाँ वर्षा कर रही थी, अब यहाँ तक पहुँच रही थी, यहीं तक कर रही हैं, अब यहाँ पहुँचा, यहीं तक कर रही हैं, फिर निम्न वायुदाब यहाँ पहुँचा, यहीं तक कर। जैसे जैसे सूर्य नीचे की ओर खिसकेगा तो वायुदाब का जो केंद्र है वो भी नीचे की ओर खिसकता जाएगा, और जहाँ जहाँ तक वो खिसकेगा वहीं तक वर्षा होती रहेगी। इसी को हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। ये मानसून कोई यहाँ से घूम के वापस नहीं आएगा, बल्कि जहाँ तक वो पहुँच रहा है वहाँ से धीरे 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 पहले हवाएं यहाँ तक पहुंची, फिर यहाँ तक पहुंची, फिर यहाँ तक, फिर नीचे नीचे नीचे, इस तरीके से खिसकती गई। तो ये जो है आपका लौटता हुआ मानसून है, जिससे जो है लौटते हुए मानसून से भी क्या होती है, भारत में थोड़ी थोड़ी करके वर्षा होती है। इस समय जो है यहाँ पर चक्रवाती वर्षा होती है। मुख्य कारण यहाँ पर चक्रवाती वर्षा है। ये जो चक्रवाती वर्षा होती है ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो तटीय एरिया है, इस क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वर्षा होती है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों के समझ में ये सेशन आया होगा। भारत की जलवायु आप समझ गए होंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।